हेलो एवरीवन। सो भाई क्लास 10 वाली बच्चों पढ़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके भाई क्लास 10 इंग्लिश का वन शॉट रिवीजन जनाब। तो भाई आज की वीडियो में कंप्लीट क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर को रिवाइज करने वाले हैं 1-1.5 घंटे के अंदर। तो भाई बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। लेकिन जनाब एक छोटी सी बात, ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर रिवीजन पर्पसेस बनी है। तो भाई इसमें हमने वैसे ही आपको पढ़ाया है। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो भाई क्लास 10 इंग्लिश के बाब वन शॉट की लिंक इन दी आई बटन आ रही है या इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन में भी वो मिल जाएगी। उसे आप जाके देखिए, वहां पे आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये फास्टेस्ट रिवीजन के तौर पे हमने इसको बनाया है। सो उसी हिसाब से आपके चैप्टर्स को हमने समझाया भी है। तो चलिए चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड की जरा बात करते हैं। यहाँ पे एक फार्मर की बात हो रही है। यहाँ पे एक फार्मर है जो अपनी खेती करता है, लेकिन उसकी खेती में एक हेल स्टॉर्म आ जाता है, एक बर्फ का तूफान आ जाता है। बर्फ के तूफान की वजह से उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। वो खेती उसके खाने कमाने का एक इकलौता जरिया थी जो जिससे वो कमा सकता था। अब वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन उस फार्मर का गॉड के ऊपर बहुत ही फर्म फेथ होता है। वो गॉड को बहुत मानता है, वो गॉड के ऊपर बहुत ही विश्वास रखता है इसलिए, और वो काफी ज्यादा इनोसेंट भी होता है। उस फार्मर का नाम यहाँ पे लेंचो है। तो लेंचो यहाँ पे एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। वो कहता है गॉड से कि भैया गॉड मेरे को 100 पैसोस दे दो आप। 100 पैसों से वो क्या करेगा, 100 पैसों से वो अपनी खेती दोबारा लगा देगा, और जब तक कि वो खेती तैयार नहीं हो जाती, जब तक कि वो अपने परिवार को खिला पिला सकेगा, मतलब अपने परिवार का गुजारा कर पाएगा। अब वो लेटर एक पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने जाता है। पोस्टमास्टर उस लेटर को पढ़ता है। पहले तो पोस्टमास्टर काफी ज्यादा हंसता है कि भैया ये लेटर में इसने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और फिर पोस्टमास्टर जब उसके बाद में बहुत ज्यादा हंसता है तो उसके बाद में फिर वो ये सोचता है यार इसका फेथ बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही इसका फर्म फेथ है गॉड के अंदर। जब इसका बहुत ही फर्म फेथ है गॉड के अंदर तो वो डिसाइड करता है कि भाई मैं इसको हेल्प करूंगा, भाई मैं इसको मदद करूंगा, इसके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ डोनेशन दूंगा। वो जो होता है अपने 70 पैसों अपने आप दे के और अपने पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनसे कलेक्ट करवा के 70 पैसों इकट्ठा करवा देता है। अब वो ये 70 पैसों को जो होता है एक लिफाफे में रख के और फिर लेंचो को दे देता है जब लेंचो आता है दोबारा लेटर रिसीव करने के लिए। लेकिन लेंचो ने मांगे होते हैं 100 पैसों। अब वो जब देखता है कि भाई उसको 70 पैसों ही रिसीव हुए हैं तो काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है, काफी ज्यादा गुस्सा करता है लेंचो कि भाई मैंने तो जो होता है गॉड से 100 पैसों मांगे थे और यहाँ पे मेरे को रिसीव हो रहे हैं 70 पैसों। लेकिन उसको इतना फर्म फेथ था गॉड के अंदर, वो कहता है कि गॉड कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, गॉड कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि ये जो बचे हुए 30 पैसे हैं ये इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने चुरा लिए हैं, इसलिए वो इनको बंच ऑफ क्रुक्स कहता है। गॉड को दोबारा एक और लेटर लिखता है जिसमें गॉड से कहता है कि गॉड अब की बार आप मेरे को मनी भेजना, लेकिन भाई पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, आप मेरे को उस बचे हुए 30 पैसों और दे दो जिससे कि मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा। और वो जो दूसरा लेटर है वो कहता है गॉड के कि हाँ भाई गॉड आप मेरे को जो बचे हुए 30 पैसे हैं वो इन जो होता है पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि भाई ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो होता है वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ठीक है, तो दैट्स अबाउट द चैप्टर लेंचो। आपके ये नोट्स भी अवेलेबल हैं इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आफ्टर द लेक्चर ही अवेलेबल हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि भैया नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के एक लीडर थे और बाद में जाके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने कैसे करके अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपार्थाइड सिस्टम क्या था कि भैया जो गोरे और काले हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, कुछ भैया लोग गोरे हैं कुछ काले हैं, उन दोनों के बीच में जो होता है डिफ्रेंसिएशन करना, उन दोनों को अलग अलग बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर देना, इसे हम जो होता है अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हमें 3-4 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक नेल्सन मंडेला, एक जिनानी जो कि उनके डॉटर हैं, थाबो म्बेकी जो कि जो होता है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं आपके साउथ अफ्रीका के, मिस्टर डर्कलेग जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं आपके साउथ अफ्रीका के। इसमें जो होता है ये बताया गया है कि उनकी इनॉग्रेशन जो होता है इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई वो कैसे हुई। इनॉग्रेशन सेरेमनी नेल्सन मंडेला ने कैसे ओथ ली, उन्होंने क्या क्या उसके बारे में बात करी। तो सबसे पहले जो होता है स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई आपकी नेल्सन मंडेला की, और उनके साथ में उनकी डॉटर जिनानी थी, मिस्टर डर्कलेग थे। मिस्टर डेकलेग वो पर्सन थे जो कि सबसे पहले जिन्होंने ओथ ली, आपके सेकंड आपके डिप्टी प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद में मिस्टर थाबो म्बेकी उन्होंने जो होता है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के तौर पे उन्होंने ओथ ली यानी शपथ ली। उसके बाद में आपके नेल्सन मंडेला आए लास्ट पर्सन जो कि जिन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के तौर पे
शपथ ली। उन्होंने अपनी जब शपथ ली तो उन्होंने जो होता है उसके बाद में मिलिट्री पावर का बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन हुआ। जैसे हमारे यहाँ आपका 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे के तौर पे मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन होता है, फाइटर जेट्स उड़ते हैं, टैंक्स दिखाए जाते हैं, मिलिट्री सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी ये सब हुआ गया। अब उन्होंने नेल्सन मंडेला ने उसके बाद में साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था उसके बारे में थोड़ी सी बातें करी। उन्होंने कहा कि भैया ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा है जिससे कि हमें ये अपार्थाइड सिस्टम से नजात मिल पाई है, हमें ये मुक्त हो पाए हैं हम अपार्थाइड सिस्टम से। उन्होंने इसके लिए रिग्रेट भी करा कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने उनको याद भी करा कि भैया बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ्स को दांव पे लगाया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को खो भी दिया है इस चक्कर में कि भैया साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम का एंड हो। उन्होंने नाम लिया जैसे कि ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर, चीफ ल्यूल, यूसुफ दाऊ एक्सेट्रा। बहुत सारे जो थे जो आपके लोग थे, इन्होंने बहुत ही साहस का काम करा है, बहुत ही अनकॉमन करेज दिखाया है, विजडम दिखाया है और जनरॉसिटी दिखाई है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी कि कोई भी कंट्री है उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ उसके मिनरल्स में नहीं है, उसकी पीपल्स में उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है। यहाँ से सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस को पिकअप कर लेता है। हाँ, उन्होंने बताया कि भैया ड्यूटीज ऑफ अ मैन क्या होना चाहिए। मैन की ड्यूटीज सबसे पहले तो उसकी आपकी फैमिली की तरफ होती हैं, दूसरी ड्यूटीज उसकी देश की तरफ होती हैं, उसकी कंट्री की तरफ होती हैं, उसे जो निभानी होती हैं। और उसके अंदर जो होता है आपको आपके देश के प्रति भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी ड्यूटीज़ को निभाना होता है और उसकी फैमिलीज़ की तरफ भी उस ड्यूटीज़ को निभाना होता है। फ्रीडम का मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला के हिसाब से, उनके हिसाब से फ्रीडम का मतलब है कि भैया बीइंग फ्री ही नहीं होता है, लेकिन अलग अलग फील्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटी जब मिलने लगे तब हम कहते हैं कि हाँ, हम रियली फ्री हैं, हम रियली फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे वो जब छोटे थे वैसे वैसे वो बढ़ते गए, उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि भैया जो फ्रीडम है वो असल में जो उनके पास में फ्रीडम था कि भैया वो कहीं भी घूम सकते थे, कहीं भी खेलने जा सकते थे, कहीं भी पढ़ने जा सकते थे, लेकिन वो सब एक इल्यूजन था। उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि भाई असली फ्रीडम तो कुछ और ही है। उसके बाद में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन करी और उसके बाद में उनकी फ्रीडम की लड़ाई चालू हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर नेल्सन मंडेला। बढ़ते हैं जनाब यहाँ आपके जो होता है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की तरफ। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दिस इज गोना बी अ गुड चैप्टर। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं, एक आपका सीगल का चैप्टर है, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन का चैप्टर है। इसके अंदर हम जरा बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फॉस्फोराइज्ड लैम ऑफ फैथरली ने ये चैप्टर लिखा है। यहाँ पे एक यंग सीगल की बात करी जा रही है। यंग सीगल की फैमिली है, वो फैमिली में अपने साथ फैमिली उसके साथ में रहती है और ये यंग सीगल काफ़ी ज़्यादा डरता है यार उड़ने से, उड़ नहीं पाता है, उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। उड़ने से जब बहुत ज़्यादा डरता है तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली इसकी फैमिली इससे तंग आ जाती है। इसके भाई बहन इसको उकसाते कि भैया उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। ये डरता नहीं, ये डर के मारे उड़ता ही नहीं है। किनारे पे आता है उड़ने के लिए, जंप मारने के लिए, लेकिन फिर पीछे चला जाता है। फिर इसकी फैमिली इसको छोड़ के चली जाती है, पेरेंट्स उसको छोड़ के चले जाते हैं, उसके भाई बहन उसको छोड़ के चले जाते हैं। और जैसे 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 फिर टाइम बीता जाता है, उसकी भूख बढ़ती जाती है, भूख बढ़ती जाती है, भूख बढ़ती जाती है। और वो लोग उसको चढ़ाते भी हैं दिखा दिखा के कि भैया उसके पास में जो होता है उसको फिश लेके आते हैं, फिर लेके चले जाते हैं। मतलब कहते नहीं है ललचाना कैसे हैं जिसको, तो उसको ललचा रहे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में जब इतनी ज़्यादा किसी को ललचाओगे यार, एक बात है कि सब्र का बांध टूट ही जाता है। तो टूट जाता है तो फिर जो होता है सीगल डाइव मार देता है आपके फूड के लिए। पहले तो काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी होती है, एकदम से वो डाइव कर देता है और फिर फॉल डाउन होने लगता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो डाइव करता है उसके आपके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, पंख फड़फड़ाने लगते हैं और वैसे ही जो आपका स्प्रेड करता है विंग्स को, पंख को फड़फड़ाता है और धीरे 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 करके वो डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स को फ्लाई करने लगता है। यहाँ पे उसकी ये कहानी खत्म होती है और फिर अपनी फैमिली के साथ में जाके रियूनियन कर लेता है। दैट्स ऑल अबाउट दी चैप्टर। आपको याद आ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के दे रखे हैं नोट्स के अंदर, तो ये आप जाके जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी है दी ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉसेट ने लिखी है। यहाँ पे एक आपका नरेटर की बात करी गई है जो कि अपने इंग्लैंड जा रहा है, फ्लाई करके। इंग्लैंड क्यों जा रहा है? क्योंकि अपनी फैमिली के साथ में हॉलीडे को एंजॉय करना चाहता है। इंग्लैंड जाने वाला है, ट्रिप को उसने तैयार कर लिया है, क्लियर स्काई है, सिटी पेरिस भी उसको दिख रही है, वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा है और उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भैया 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, ATC की तरफ से कि भैया 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। अब जब वो मुड़ता है वेस्ट की तरफ, फिर उसको दिखता है कि भैया एक स्टॉर्म आ रहा है, एक
स्टॉर्म उसको दिखता है दूर से अप्रोच करता हुआ, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घबरा जाता है ये सब देख के। 150 किलोमीटर सब पेरिस भी दूर रह गया होता है, और बहुत ही ज़्यादा वो उसका मतलब पैनिक की सिचुएशन में आ जाता है। वो चाहता तो है कि वो वापस चला जाए, लेकिन भाई पेरिस बहुत दूर हो गया है, अब वो वहाँ पे नहीं जा सकता है, और वो स्टॉर्म क्लाउड्स के ऊपर से भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास में इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं मौजूद है कि वो स्टॉर्म क्लाउड्स को ऊपर से मतलब प्लेन को क्लाइंब करे पहले, फिर ऊपर से जाए, फिर निकल जाए, नहीं जा सकता। और फिर वो एक रिस्की डिसीजन लेता है कि भाई मैं इन स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर से ही जाऊँगा। अंदर से जाता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, और वो बाहर नहीं देख पाता है आउटसाइड द प्लेन जो होता है जंप कर रहा होता है, ट्विस्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी उसको दिखाई देता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन आया है स्टॉर्म में, और उसकी जो साइड है उसमें विंग्स पे जो लाइटें जल रही होती हैं जनरली प्लेन के अंदर वो उसमें नहीं जल रही हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा तो लगता है। और उसके अंदर जो पायलट बैठा हुआ था उसने उसको वेव किया और कहा कि भाई मेरे को फॉलो करो। वो उसको फॉलो करता है, और फिर उसके बाद में एक सेफ लैंडिंग कर देता है। और जब वो सेफ लैंडिंग करता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई मैं सेफ लैंडिंग हो गया हूँ, और वो उस प्लेन वाले को थैंक यू करने के लिए सोचता है। तो वो देखता है कि भाई वहाँ पे और कोई प्लेन ही नहीं है। वो जब जो होता है वहाँ पे जाता है, ATC से पूछता है, कंट्रोल टावर से पूछता है कि भाई यहाँ पे एक ब्लैक एरोप्लेन आया था, और वो जो जब पूछ रहा होता है उस वुमेन से, तो वो वुमेन उसके बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसती है, कहती नहीं भाई यहाँ पे तो कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं आया था। और इसके बाद उसको असली झटका लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ। This is all about the two stories about flying. Let's move to the next chapter. That is the Mitchell the Otter. Okay, इसकी वजह बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, दैट इज द मिचबिल द ऑटर। मिचबिल द ऑटर, यहाँ पे एक ऑटर की बात करी गई है जो कि है मिचबिल एक उद्विलाव है। उद्विलाव के यहाँ पे पूरा डिस्कशन हुआ है। ऑथर जो होता है यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं साउदर्न इराक में, 1956 की बात है। उन्होंने डिसाइड करा कि भाई एक ऑटर को एज अ पैट रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं कैमजीफेनिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर है और ऑटर के लिए वो एक सुटेबल एनवायरमेंट है। उनके फादर जो होता है ऑथर और उनके फ्रेंड ट्रैवल कर रहे होते हैं बसरा में, और फिर उनके फ्रेंड को वो कहते हैं कि भैया मेरे को ऑटर चाहिए, और फ्रेंड कहते हैं कि ठीक है मैं आपको जो होता है ऑटर मतलब ऑर्डर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जैसे जैसे मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर ऑथर को एक मेल होता है, और वहाँ पे जब वो मेल आता है उनको 3 दिन के लिए वो कोई रिप्लाई नहीं होता है उसका। और फिर उसके बाद में वो ट्राई करते हैं अपने फ्रेंड को फ़ोन कॉल करने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो फ़ोन कॉल नहीं हो पाता है। फाइनली 5 दिन बाद उनको एक मेल अराइव होता है। उस मेल जब वो अराइव होता है उसको वो रीड करते हैं, और उसके बाद में उनको 2 अरब लोग दिखाई देते हैं जो एक ऑर्डर को लेके आ रहे होते हैं। अब जब वो ऑर्डर आता है उनके पास में, मतलब उनके फ्रेंड ने उनको जो ऑर्डर भेजा था अरब के लोगों के साथ में, जब वो ऑर्डर उनके पास में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मिट्टी से बिल्कुल लथड़ा हुआ होता है। लेकिन उनको दिखाई देता है कि हाँ भाई कुछ तो खूबसूरत है, लेकिन 2-3 दिन लग जाते हैं मिट्टी को हटाने में। और जैसे जैसे वो ऑर्डर आता है वो उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने लगता है। और जब वो उनको देखते हैं सबसे पहली बार, तो उनको ऐसा लगता है भाई छोटा सा ड्रैगन है, हेड टू टेल बिल्कुल मड से धुला हुआ, मटा हुआ है एकदम। और जब वो मड के बीच में देखते हैं तो कहीं पे उनको एक वेलवेट फर सा दिखाई दे रहा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। और मंथ लग गया उनको, महीना भर लग गया उनको उसकी जो होता है बॉडी से सारी डस्ट निकालने में। अब जब वो उसको डोमेस्टिकेशन करना चाहते हैं, मतलब उसको पालना चाहते हैं, तो उन्होंने उसको नाम दिया भाई मिचबिल, और या शॉर्ट में उसको वो मिज कहते हैं। पहले 24 घंटे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं था, अनफ्रेंडली भी नहीं था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो न्यूट्रल था। लेकिन उसके बाद में जो होता है सेकेंड नाइट वो ऑथर की बेड पे आता है, और वहाँ पे जो होता है स्लैप कर रहा है, उनकी घुटनों के बीच में जाके वो सो जाता है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है सराउंडिंग्स में, और फिर काफ़ी ज़्यादा जो होता है खेलने कूदने लगता है। फिर 2 दिन बाद मिचबिल जो होता है बेडरूम से चला जाता है, अपने बाथरूम में जाके खेलने कूदने लगता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बन जाता है। जब वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, फिर उसको वो फाइनली सोचते हैं कि भैया आपको इंग्लैंड ट्रैवल करना है, उनको अपने घर ले जाना चाहते हैं। जब वो उनको घर ले जाने के लिए बॉक्स में रखते हैं, फिर बॉक्स में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको साइलेंस लगता है। फिर वो ये सोचते हैं भैया ये ऐसा क्यों है, और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि भाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा है बॉक्स से बाहर। मतलब ट्रैवल करने के लिए उनको एयरप्लेन से ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आप अपने ऑर्डर को बॉक्स में रख के लेके आइए। तो बॉक्स में रख के लेके आने के लिए जब वो बॉक्स में रखते हैं उसको, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने छील लेता है और पूरा ब्लड से कवर हो जाता है। फिर 10 मिनट बचते हैं अप्रॉक्स, उनको फ्लाइट के लिए निकलना होता है, और वो उसको जो होता है बॉक्स के अंदर रखते हैं और अपना हाथ रख देते हैं कि भैया काफ़ी ज़्यादा ये न्यूट्रल है, शांत रहे, काफ़ी गुस्सा ना करे, बॉक्स के अंदर ये परेशान ना हो। और एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर एयरक्राफ्ट के अंदर वो सोचते हैं कि भैया मैं सामने वाली सीट ले लेता हूं, और
वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो आपके ऑथर और ऑथर में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ऑथर को अपने फ्लोर पर रख देते हैं न्यूज़पेपर बिछा के, और फिर उसको वो फिश देते हैं एयर होस्टेस से मांग के। फिर उसको जो होता है एयर होस्टेस सजेस्ट करती है कि आप ऑथर को अपने नीज पर रख लीजिए। फिर उसके बाद में मिजबिल को वो नीज पर रख लेते हैं, लेकिन भाई मिजबिल हमारे निकले शैतान, बॉक्स से निकल जाते हैं बाहर, पूरे के जो होता है गायब हो जाते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। फिर वो सोचते हैं कि कहाँ पे गए। फिर एक वूमेन चिल्लाती है, एक रेट, एक चूहा 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 चूहा, और फिर वो ट्राई करते हैं कि भैया ऑटर को कैच कर ले, लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर एयर होस्टेस उनको कहती है कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, और जो होता है मैं फाइंड कर दूंगी ऑटर को आपके लिए। फिर उसके बाद में ऑटर अपने आप ही उनके पास में आके और उनकी नीज पे चढ़ के बैठ जाता है, ठीक है। मिजबिल का रिएक्शन, जब लंदन में मिजबिल पहुंचा तो उसको जो होता है काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। जैसे वो पिंग पोंग बॉल से खेलता था, मार्बल से खेलता था, रबड़ फ्रूट से खेलने लगता था। अब जब वो उसको बाहर लेके गए तो काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग जो होता है रिएक्शन उसको दे रहे हैं। कोई उसको ड्रैगन बुला रहा है, कोई उसको जो होता है रैट बुला रहा है, कोई उसको कुछ और बुला रहा है, अलग अलग उसको रिएक्शंस देखने को मिले। तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर मिजबिल द ऑटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। डायरी ऑफ एनी फ्रैंक काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो चलिए ज़रा इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एनी फ्रैंक जो कि एक मतलब राइटर हैं, वो अपनी कंपेनियन के बारे में बताती है, जो कि उनकी डायरी है, ट्रू कंपेनियन है। मतलब किताबें आपकी सच्ची दोस्त होती हैं, सच्ची और अच्छी दोस्त। वो अपनी लाइफ की सारी चीज़ें डायरी में लिखती हैं। कौन कौन ज़रा डायरी राइटिंग करता है, ज़रा मेरे को तो भी तो बताओ यार, डायरी राइटिंग का किसका शौक है? मेरा तो शौक है, हाँ, डायरी राइटिंग का मेरा शौक है। तुम्हारा में से किसका शौक है, ज़रा मेरे को इन दी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब जो एनी है वो अपनी लाइफ की हर चीज़ डायरी में लिखती है। सो जब वो डायरी में लिखती है, फिर एनी जो एट द टाइम ऑफ इन्वेजन की बात हो रही है यहाँ पे, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मनी और पोलैंड के ऊपर इन्वेजन करती है, तो उस टाइम की ये बात है। एनी लिखती है, एनी उस टाइम अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है। वो अपनी जवानी के दिन, वो अपने एडोलसेंट ईयर्स में जो काफ़ी ज़्यादा भारी दुनिया के संपर्क में नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम काफ़ी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। तो वो अपनी डायरी को ही अपने पास रखती है सारे सीक्रेट लिखने के लिए। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हमको देखते हैं। एनी फ्रैंक दिखते हैं, जो कि एक जूइश गर्ल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डायरी राइटिंग करती है। फ्रैंक है, जो कि एनी की सिस्टर हैं। ऑटो फ्रैंक है, जो कि एनी के फादर हैं। मिसेस फ्रैंक है, एनी की मदर। और मिस्टर वैन डान है, जो कि जूइश बिजनेसमैन है, जो कि मिस्टर फ्रैंक से एसोसिएटेड है, मतलब आपके एनी के फादर से एसोसिएटेड है। मिस्टर कीसिंग जो उनके टीचर है। मैंने इनको पिछली बार इनको फीमेल बना दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। अब की बार वो गलती नहीं होगी, ठीक है। मैंने मिस्टर कीसिंग का जेंडर ही बदल दिया था, ठीक है। वो मेल से उनको मैंने जो होता है फीमेल बदल, वो साइंस वाले स्टूडेंट है, क्या करें, वही सिंबल ही याद रहते हैं। चलिए ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एनी फ्रैंक सबसे फर्स्ट एंट्री रखती है अपनी डायरी में, और डायरी का नाम रखती है भाई किटी। किटी में वो फर्स्ट एंट्री लिखती है। वो लिखती है कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो होता है लोगों के अंदर आजकल पेशेंस नहीं बचा है, लोगों के अंदर आजकल जो होता है वो धैर्य नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी करने में बहुत ज़्यादा मतलब लोग अपने जल्दबाजी करने लगे हैं। और वो इसके लिए लिखती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। मतलब पेपर के पास में काफ़ी ज़्यादा धैर्य है आपकी बातों को सुनने के लिए, आपको समझने के लिए, लेकिन लोगों के पास में नहीं है। वो अपनी चाइल्डहुड फैमिली के बारे में यहाँ पे लिखती है कि वो जब अपने फादर के बारे में वो लिखने चाहती है, तो वो कहती है फादर उसके मोस्ट एडोरेबल पर्सन है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से भैया यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बन सकता है एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, ठीक है। जब वो 36 के थे तो उनको उनकी मदर से शादी हो गई थी उनकी, और जब वो 25 वो जो कि उनकी मदर थी वो 25 की थी, और वो और उनकी सिस्टर मार्गरेट काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके पास में लोग थे, 30 पीपल उनके पास में थे, और काफ़ी कोई उनके मतलब अच्छे और अच्छे दोस्त नहीं थे। वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे, क्योंकि भाई जूइश थे, और जूइश थे। जब हिटलर का इन्वेजन हुआ था तो उनको माइग्रेट करना पड़ा था हॉलैंड में रेफ्यूजी के तौर पे, ठीक है। अब एनी की स्कूलिंग, भाई एनी ने जो होता है सबसे पहले मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उसने अपनी स्कूलिंग करी है, जब तक कि वो 6 की नहीं हो गई। और उसके बाद में जो होता है जब उसके फेयरवेल हुआ तो वो और उनकी हेड मिस्टर जो कि मिस्टर कुपरस थी, उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। एनी की ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में वो लिखती है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एनी की ग्रैंड मदर की जो डेथ हुई थी वो 1941 में हुई थी। यहाँ पे बस यही बात याद रखने की है। आपने पढ़ रखा है कि भाई उसने टीचर्स के बारे में क्या लिखा है। उसने टीचर्स के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है कि टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन वो एनी जो होता है मैथ्स में गुड नहीं थी, और काफ़ी मतलब मैथ्स में वो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई मैथ्स में अच्छे नहीं है, तो मैथ्स के टीचर डांटते ही बांटते हैं। तो
उनके जो टीचर्स थे, जो टीचर्स को वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो कहती थी टीचर्स जो होता है सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं इस अर्थ के ऊपर। और वो अपने डायरी से कहती थी कि भाई, अपने दोस्तों से कहती थी कि भैया होप नहीं छोड़ने का। अब मिस्टर कीसिंग उसको जो होता है पनिशमेंट देते हैं। और एनी एक गुड स्टूडेंट थी, और हाँ, सारे टीचर्स के साथ में उसकी एक अच्छी रिलेशनशिप भी थी, एक्सेप्ट मिस्टर कीसिंग जो कि उसको मैथ पढ़ाते थे। मैथ्स, सर मैथ्स से जिसका जो होता है पाला पड़ गया, या तो उसकी नैया पार या तो डुबाई जाती है। ठीक है, हमारा तो पाला इससे अच्छा, मतलब मुलाकात नहीं हुई है मैथ से मुक्कालात हुई है। वो बात समझ लो भाई, मैथ से जब मुक्कालात होती है तो अलग ही बात होता है, जब जो होता है मुलाकात हो जाती है तो अलग ही चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो समझिए बात को ज़रा। मैथ से अगर मुलाकात होती तो कुछ और ही चीज़ें होती हैं, लेकिन मैथ से अगर मुक्कालात हो गई तो अलग ही बात हो जाती है। सो मैथ्स के जब टीचर हैं, उसको मिस्टर कीसिंग जब वो उसको पनिशमेंट देती हैं, तो पनिशमेंट के तौर पे वो उसको एक लिखती हैं कि भैया ऐसे लिखो एक चैटर बॉक्स के ऊपर। अब वो चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखती है, फिर से उसको जो होता है एक होमवर्क दिया जाता है। जब वो ऐसे लिख के लाती है तो मिस्टर कीसिंग फिर से उसको एक ऐसे लिखने के लिए दे देती हैं पनिशमेंट के तौर पे कि भैया लिख के लेके आओ। और एनीस के ऐसे को पूरे के जो होता है क्लास के सामने पढ़ती हैं, हंसती हैं, और फिर एक और ऐसे उसको लिख देती हैं, एन इनऑरेगेबल चैटर बॉक्स क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इन्होंने जो होता है इस पर आपका लिखने को दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे एनी एक और ऐसे लिखती है। यही सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर लिखी गई हैं। दैट ऑल about the chapter from the dining of Annie Frank. Let's move to the next chapter, that is the glimpses of India. चलिए ज़रा इसकी बात करते हैं। इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिक्स, कूर्ग बाय लोकेश एब्राहल, ये कूर्ग चैप्टर है। देन वी हैव टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्त। सबसे पहले जो बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो एक पेन पोर्ट्रेट है आपका गोवान विलेज का, जिसमें बेकर की बात की जा रही है, जिसमें जैसे कि आज भी काफ़ी ज़्यादा गोवा में बेकर्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल रहता है। अगर देखो तो पहले ब्रेड बनाए जाते थे, तो ब्रेड बनाने वालों को बेकर कहते हैं या पदार कहते हैं गोवा के अंदर। तो गोवा में बहुत ही ओल्ड टाइम से भैया ब्रेड मेकिंग का ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है। ऑथर, यहाँ पे जो ऑथर हैं आपके लूसियो रॉड्रिक्स, वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को रिकॉल करते हुए कहते हैं कि भैया उस टाइम उनका बेकर ही उनका फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, और गाइड भी हुआ करता था। दिन में 2 बार आता था भाई, मॉर्निंग में आता था और शाम में आता था, जब वो सेल करके वापस लौटता था। जब आता था भाई बेकर, तो उसकी जो जिंगलिंग थर्ड होती थी, भाई ब्रेड ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ब्रेड ले लो, ठीक है, वही वाली जिंगलिंग थर्ड उनको बहुत पसंद थी और वो उनको जगा दिया करती थी। और जैसे ही सारे बच्चे जगते थे, वो भागते हुए जाते थे और उसको मीट करने, ग्रीट करने पहुंच जाते थे। अब जब वो ब्रेड की वो खुशबू आती थी उनके कानों में, हाँ मज़ा आ जाता था। है भाई रामलाल का, तुम्हारी भी कहाँ जो होता है पानी टपकने लगा। ठीक है, ब्रेड की खुशबू सुन के कि भाई ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, आहा। लेकिन 1 महीने के लिए सब बंद, बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद देखेंगे। अब जब वो डिलीवर करता था लोब्स को, तो अपने घर के जो मेड होती हैं उनको कॉल करके फिर उसके बाद में उनको वो डिलीवर करता था। और चिल्ड्रंस को एक साइड में धकेल दिया जाता था कि भाई हटो, एक साइड में डिलीवर करना है। ठीक है, अब उसके बाद में जो इंपॉर्टेंस बताते हैं आपके लूसी रॉड्रिक्स ब्रेड्स की ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ के अंदर, वो कहते हैं कि भाई ब्रेड ने काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ के अंदर हमारा साथ दिया है। ब्रेड जो होता है वो आपकी खुशी हो, गम हो, हर किसी में आपकी ब्रेड जो होता है इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि भाई लेडी सैंडविचेस बनाती हैं अपने डॉटर के एंगेजमेंट पे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेकर की ड्रेस के बारे में कहते हैं, वो बेकर एक ड्रेस पहनता है जिसे हम काबाई कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान है तो एक ऐसी ड्रेस पहना है जो कि पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही है, जो शर्ट और ट्राउज़र मतलब आपस में मिला दो ऐसे करके वो आपकी एक ड्रेस बनती है। फुल लेंथ होती है, हाफ पैंट होते हैं। और हाँ, अगर आज भी जो होता है कोई ऐसी ड्रेस पहन के स्ट्रीट पर चला जाए तो उसको जो होता है लोग यही मानते हैं कि भाई वो पदार है, पैडर है या बेकर है। ठीक है, यही चीज़ है। ब्रेड मेकिंग जो होता है अभी भी एक मतलब प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, और जो यहाँ पे इनकी मतलब अभी भी ये प्रोफेशन चलता चला आ रहा है। तो दैट्स अबाउट दी चैप्टर दी बेकर। और हाँ, बेकर में जो उसको बिलिंग है, ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लिया करो नोट्स के अंदर, चैप्टर हाईलाइट्स। तो इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ से क्वेश्चन भी उठ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कब वो बिल अपना कलेक्ट करता था। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, दैट इज द कूर्ग। कूर्ग एक प्लेस है आपका जो होता है हेवनली प्लेस है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। ठीक है, और हेवन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर तरफ जो होता है आपके पहाड़ है, हर तरफ पहाड़ है, पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा एरिया है। सो इसे हम कूर्ग कहते हैं। सो कूर्ग इज़ ऑल अबाउट
प्लेस, यहाँ पे प्लेस के बारे में बात करी गई है। आपको याद आ रहा होगा, आपने चैप्टर जब पढ़ा था वहाँ पे उसके वेदर और एनवायरनमेंट की बात करी गई है कि भैया वहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप विजिट करना चाहते हो, वहाँ पे आप अगर जाना चाहते हो, सो द बेस्ट वेदर दैट यू कैन गो एंड विजिट आउट कूर्ग इज द सितंबर एंड बिटवीन सितंबर एंड मार्च यू कैन गो एंड विजिट इज अ वेरी प्लीजेंट वेदर देयर between the September and March. I have also visited Coorg, so it is absolutely a greatest place that you can go and experience it. Yeah. सो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा वेदर यहाँ पे अच्छा रहता है इस टाइम पे, मतलब जैसा अपनी यहाँ अगर हम यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो जैसा यहाँ बसंत में वेदर रहता है, जो यूपी वाले होंगे समझ गए होंगे भाई बसंत में कैसा वेदर रहता है। बसंत में ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, मतलब एक माइल्ड वेदर रहता है, तो आपको अच्छा भी लगता है उस टाइम। ठीक है, यहाँ पे के जो लोग हैं वो ग्रीक या अरब डेसेंट के हैं। कुछ कहानियों का मानना है कि भाई अलेक्जेंडर की आर्मी जो होता है साउथ से जा रही थी, और वहाँ पे जब वो कुछ लोग वहाँ पे अपनी कंट्री में नहीं वापस हो पाए, तो वो लोग यहाँ पे इनके सेट हो गए, मतलब यहाँ पे वो सेटल हो गए और लोकल से उन्होंने मैरिज करी। और उनके ट्रेडिशंस में ये चीज़ दिखती भी हैं, जैसे कि वो आपके जो कोदावूज हैं, जिन्हें हम रेसिडेंट्स ऑफ कूर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोदावूज को हमको लोग क्या कहते हैं? रेसिडेंट्स ऑफ कूर्ग। वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिनमें एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट होती है, जिसे हम कोइफा कहते हैं, कोइफा। ठीक है, कोइफा जो कि आज भी अरब और कुर्द लोग पहनते हैं। ब्रेवरी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जाने जाते हैं भैया ब्रेवरी के बारे में। कूर्ग रेजिमेंट हमारे इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट भी रही है, और यहाँ पे हमारे जनरल करियप्पा जो होता है वो भी आपके इंडियन आर्मी चीफ जो कि कुर्गी है एक। ठीक है, और वहाँ पे उनको एक स्पेशल परमिट भी है, एक स्पेशल राइट भी है दैट दे कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस, दे हैव दैट राइट। ओके, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी है भाई। टूरिस्ट प्लेस अगर देखा जाए बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ओवरऑल बहुत बढ़िया प्लेस है आपकी। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर कूर्ग। नेक्स्ट चैप्टर है इसका अंदर, दैट इज द टी फ्रॉम आसाम। ट्री फ्रॉम आसाम, ट्री ना टी, हाँ बहुत अच्छे। टी फ्रॉम आसाम या ट्री फ्रॉम आसाम, जो समझना है समझ लो भाई। ठीक है, थोड़ा सा 2x स्पीड में चल रहे हैं, दैट यू कैन रिवाइज इट वेरी क्विकली, एंड ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो चलिए बात करते हैं ट्री फ्रॉम आसाम की। यहाँ पे हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, दैट इज दी राजवीर एंड प्रांजल। राजवीर की बात करी जाए तो यंगस्टर है राजवीर, दिल्ली से। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई उसको नई नई चीज़ें सीखने की आदत है, नई नई चीज़ें वो सीख रहा होता है। प्रांजल जो होता है राजवीर का क्लासमेट है और वो आसाम से बिलोंग करता है। अब जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो प्रांजल राजीव से कहता है कि चलो भाई आसाम घूम के आते हैं, हमारे एरिया में भी आ जाओ। ठीक है, तो दोनों जा रहे होते हैं आसाम में। आसाम अपनी टी के लिए जाना जाता है, दैट यू कैन नो फ्रॉम द जियोग्राफी में आपने ये पढ़ रखा है, टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम, या यू नो। ओके, या वी नो। सो राजवीर एंड प्रांजल आपके ट्रेन से जरिए जा रहे होते हैं आसाम में, और फिर वो उनको रास्ते में ब्यूटीफुल टी गार्डन्स दिख रहे होते हैं। व्हाट अ सीन मैन, मज़ा आ गया। ठीक है, वही वाला सीन हो रहा होता है, तो एकदम मस्त मज़ा आ रहा होता है, मतलब मस्त मज़ा ज़िंदगी का काट रहे होते हैं। फिर वो ये बातें चल रही होती है ट्रेन के अंदर, तो वो कहते हैं भैया टी की डिस्कवरी के लिए क्या क्या कहानी है तुमने सुनी है? तो इसमें दो कहानी सबसे पहले बात में आती हैं। सबसे पहले एक चाइनीज लेजेंड आता है सामने। लेजेंड का मतलब होता है कहानी। ठीक है, कहानी तो लेजेंड आता है चाइनीज लेजेंड हमें यह बता रहा होता है कि भाई एक राजा थे, जब उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी पीने की आदत थी, तो ऐसी कुछ है यहाँ पे। और जब उसमें वो एक बार पानी उबल रहा था तो उसमें कुछ टी की पत्तियाँ आके गिर गईं, और जब एम्परर ने उसको टेस्ट किया और वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और वहाँ से टी मेकिंग स्टार्ट हुई। इंडियन लेजेंड ये बताता है, यहाँ पे दूसरा लेजेंड है इंडियन लेजेंड, कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे बोधिधर्मन। ठीक है, बोधिधर्मन वो अपनी जब मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद बहुत आती थी, तो उन्होंने अपनी आईलेट्स को ही कट ऑफ कर दिया था। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी आईलेट्स को कट ऑफ कर दिया, मतलब अपनी पलकों को ही काट के फेंक दिया कि उनको नींद ही ना आए, और उसके बाद में उस पलकों से 10 टी के पत्ते, 10 चाय के पत्ते वहाँ से ग्रो हो गए। और वहाँ जब उन चाय के पत्तों को उबाल के पिया जाता था तो उससे नींद नहीं आती थी। किस किस को चाय पी के नींद आती है, ज़रा मेरे को बताना है इन दी चैट बॉक्स, कौन स्पेशल हमारा प्राणी है। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा टी लवर होते हैं,
ये सब बातें होती है। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं आपके मरानी जंक्शन में, और फिर उसके बाद में आपके राजवी प्रांजोल फादर जो होता है उसको वो रिसीव करते हैं। फिर प्रांजोल के फादर उनको आपके स्टेशन पे रिसीव करते हैं। फिर वो अपने उनके टी प्लांटेशन की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके टी प्लांटेशन में काम कर रहे होते हैं। कुछ आपके लोग टी को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही होती हैं। या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मैडम राइड्स द बस। इसकी जरा बात करते हैं। मैडम राइड्स दी बस, मैं एक शॉर्ट में इसको बना रहा हूँ, सो थोड़ा सा वॉइस में इश्यू आ सकता है, कुछ वर्ड्स में गलत बोल सकता हूँ, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि भाई एक बार में एक चीज़ एक साथ बोलने से कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके करेक्टली इम्प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो मैडम राइड्स दी बस की ज़रा बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक मैडम की बात हो रही है, एक 8 साल की बच्ची की बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं वलियामी। उसको छोटू नाम में उसको हम वली कहते हैं। सो वली 8 साल की है और वो नई चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक होती है। देखो भाई, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे नई चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, और जब वलाई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहती है तो उसको पता चलता है, उसका मतलब फेवरेट यही काम होता है कि भाई जो लोग हैं वो बस से ट्रैवल कैसे करते हैं, वो बस कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। जब बस उसके स्ट्रीट के टाउन में आ रही होती है, वो अपनी स्ट्रीट में अपने मतलब गैली में खड़े होकर देखती है कि लोग बस से जा रहे हैं, बस से आ रहे हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो होता है डिज़ायर आने लगता है कि भाई वो भी मैं बस से ट्रैवल करती हूँ। और फिर वो धीरे धीरे इन सब की डिटेल्स को इकट्ठा करना चालू करती है, इन सब की डिटेल्स को जानना चालू करती है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि भाई जो पैसे लगेंगे वो 30 पैसे हैं, और जो ट्रिप है वो 45 मिनट की है। फिर वो इसके लिए प्लानिंग करती है। फाइनली आपका एक गर्मियों की सुबह दोपहर में जब वो बस आती है, अप्रॉक्स 2 PM या 2 to 3 PM की आपकी बस होती है। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है इस बारे में, तो वो मैंने डिटेल के अंदर ये समझाया है, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 बजे की बस होती है, ऐसी अप्रॉक्स 45 मिनट लगते हैं और 30 पैसे लगते हैं। मतलब टोटल ऑफ आपके 60 पैसे लगेंगे टोटल, मतलब उधर जाने के, टाउन जाने के, और फिर वहाँ से वापस आने के। तो वो टोटल इतने पैसे इकट्ठा करती है, लेती है बस भाई। इस आफ्टरनून में बस लेती है। 6 to 7 पैसेंजर्स होते हैं बस के अंदर। काफ़ी ज़्यादा बस सॉफ्ट होती है और नई होती है, सॉफ्ट लग्जरियस सीट्स के साथ में। और कंडक्टर उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा करता है, वो उसको मैडम करके बुलाता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे थोड़ी सी फन कन्वर्सेशन होती है बलाई और कंडक्टर के बीच में। वो उसको मैडम करके बुलाता है, फिर उसको कहता है कि भाई बैठ जाओ। फिर उसके बाद में वो बाहर देखने लगती है और काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़िया से सीन दिखाई दे रहे होते हैं। फिर उसको दिखता है कि एक काव है जो कि काफ़ी ज़्यादा बस की तरफ भाग रही है, और वो उसको देख के हंसने और ताली बजाने लगती है, ठीक है। फिर वो टाउन पहुँचती है, सारे लोग उतर के चले जाते हैं। वलाई से पूछा जाता है कि आप नहीं जाओगे उतर के? वो कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को वापस जाना है। वो उसको पैसे दे देती है कंडक्टर को कि भाई मेरे को वापस ही इसी बस से बैठ के चले जाना है। तो कंडक्टर उसको जो होता है कहता है कि भाई मैं आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक दे दूं एज अ ट्रीट, पर वो मना कर देती है। रिटर्न जर्नी होती है उसकी, वो बोर्ड नहीं होती है, और सबको जो होता है एकदम अच्छी तरीके से देख रही होती है, मज़ा आ रहा होता है उसको। लेकिन सडनली जो उसने यंग काव भागती हुई देखी थी, वो उसको जो होता है मरी हुई दिखती है। किसी बस ने हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो बस के साथ में, तो इसलिए वो मर जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा देख के वो खुश नहीं होती है, वो दुखी हो जाती है कि भाई जो यंग काव है मतलब मर गई है। और वो उसके बाद में वो सैडनेस से भर जाती है और बैठ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो बाहर नहीं देखती है, विलेज पहुंचती है, होम चली जाती है, और उसकी माँ को पता भी नहीं चलता है कि भाई ये पूरा मतलब चक्कर काट के आ गई, ठीक है। मैडम राइड्स दी बस, ठीक है, पूरा बस की जर्नी करके आ चुकी हैं ये हमारी वलाई मैडम। सो ये दैट्स ऑल अबाउट दी चैप्टर मैडम राइड दी बस। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज दी सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस की ज़रा बात करते हैं। सरमन एट बनारस, यहाँ पे गौतम बुद्धा के बारे में ज़रा बात करी गई है, ठीक है। और ये बेंटी रेनशॉ ने एक चैप्टर लिखा है। बेंटी रेनशॉ इनके राइटर्स हैं। सो राइटर्स या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब राइटर्स के बारे में यू हैव टू नो 100%, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई राइटर्स कौन, किस चैप्टर ने किस चैप्टर ने लिखा है, ठीक है। कौन से राइटर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, क्या नाम है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब भाई समझ लो 3 से लेकर 4 नंबर तक राइटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, समझ लिए, ठीक है। और आप इसको रेफरेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी चैप्टर का एक अच्छा सा आंसर बना रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं दैट इज
एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर या एन वेरी डिलाइटफुल चैप्टर रिटन बाय द बेटी रायन शॉ। सो यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं सरमन एट बनारस की, यहाँ पे गौतम बुद्धा और कीसा गौतमी की बात करी गई है। बुद्धा की यहाँ पे शुरू में बात करी गई है एज अ प्रिंस, कैसे करके वो एनलाइटेड बने, और जैसे वो एनलाइटेड बने फिर उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया है, सिटी ऑफ बनारस में, होलीस्ट प्लेस है आपकी। वहाँ पे एक कीसा गौतमी नाम की वुमेन रह रही होती है, उसका अकेला बेटा होता है, और वो उसका अकेला बेटा किसी भी कंडीशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो अपनी डेथ सन को लोगों के पास में लेके जाती है कि भाई इसके लिए कोई उपचार है, इसको कोई वापस ले आओ, इसको कोई वापस ले आओ। सबसे वो हेल्प करती है और मेडिसिन के बारे में पूछ रही होती है डेड चाइल्ड के लिए। फिर उसके बाद में उसको पता चलता है कि उसको मतलब एक बाबा आए हुए हैं, एक जो होता है पर्सन है गौतम बुद्धा, ऐसे करके उसको कोई बताता है। तो वो लेके जाती है कि भाई जो आप इसको बुद्धा के पास में लेके जाओ, और वो बुद्धा के पास में लेके जाती है। तो जब बुद्धा के पास में वो लेके पहुंचती है तो बुद्धा कहते हैं ठीक है मैं उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे को एक मतलब 1 हैंडफुल मस्टर्ड सीड चाहिए, मतलब एक मुट्ठी भर के मेरे को मस्टर्ड सीड चाहिए, और वो एक ऐसे घर से लाओ जहाँ पे कभी भी किसी की भी डेथ ना हुई हो। वो पूरे विलेज में घूमती रहती है, उसको कोई ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो ये चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहते हैं बुद्धा कि भाई लाइफ जो होता है वो लाइफ एंड डेथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब लाइफ है तो डेथ होगी, डेथ है तो लाइफ है। तो ये उसको वो बताना चाहते हैं। फाइनली वो थक के बैठ जाती है, और फिर उसको ये फ्लिकरिंग लाइट्स, एक लाइट होती हैं जो आसमान में जल बुझ रही होती हैं, तो उसको ये पता चलता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा अपने ही बारे में सोचने लग गई थी। इस दुनिया में कोई ऐसा भी नहीं है जो कभी भी ट्रबल या पेन से नहीं गुजरा हो, ठीक है। वो बुद्धा के पास में वापस आती है, फिर बुद्धा उसको रिप्लाई करते हैं कि भैया ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेथ को स्केप कर सको, यू कैन नॉट स्केप डेथ, लेकिन हाँ आप जो होता है पेन को ज़रूर अवॉइड कर सकते हो, पेन से आप ज़रूर निजात पा सकते हो अगर आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप जो होता है अपने माइंड की एक पीसफुल स्टेट को मेंटेन कर पाते हो। अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर चले जाते हो तो आपकी बॉडी इस दुनिया की सफरिंग से बच जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर सरमन एट बनारस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, द प्रपोजल की बात करते हैं। ये प्ले है आपका, एक प्ले है एक, इसकी ज़रा बात करते हैं। तो प्रपोजल में क्या है आपका, प्रपोजल में स्टीफनोफ चिकोव, इसको कुछ कैसे भी कह सकते हो। एक लैंड ऑनर है जो कि यंग गर्ल जिसका नाम नटालिया है, उसका फादर है। नटालिया यंग गर्ल है, काफ़ी ज़्यादा फसी भी है, काफ़ी ज़्यादा जो होता है आर्गूमेंटेटिव भी है। और एक हमारे लोमोव साहब हैं जो कि एक यंग मैन है, ओहो, और विश करना चाहता है कि भाई नटालिया से शादी करे, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव है। सो यहाँ पे दैट्स प्ले है पूरा। तो मैं इसको ज़रा समरी करके बताता हूँ, क्योंकि ये एज आ रिवीजन के तौर पे हम इसको बना रहे हैं, तो ज़रा इसकी समरी बताते हैं आपको। लोमोव चिवकोव के हाउस पे जाता है सबसे पहले, फिर उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रीटिंग्स होती हैं। फिर वो वहाँ पे चिवकोव उससे पूछता है कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए हैं, काफ़ी ज़्यादा सच बन के जाता है। तो वो कहता है कि मुझे आपकी डॉटर नटालिया से मैरी करनी है। फिर चिवकोव नटालिया को बुला लेता है, नटालिया आती है, लेकिन चिवकोव नटालिया को ये नहीं बताता है कि लोमोव यहाँ पे क्यों आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब नटालिया आके बैठती हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही होती हैं। चिवकोव लोमोव को डार्लिंग करके बुलाता है, ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखना। चिवकोव लोमोव को डार्लिंग करके बुलाता है। नटालिया आती है, उसको लंच ऑफर करती है, लेकिन भाई ये सब बातें हो रही होती हैं, ठीक है। और फिर उनको बात चलती है भाई ऑक्सिजन मीडोज़ की। ऑक्सिजन मीडोज़ भाई आपका एक जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा लैंड ओनरशिप के ऊपर रहती है कि भाई इनकी जगह है या उनकी जगह है। इन दोनों के बीच में जो होता है उसके ऊपर एक आर्गूमेंट चलने लगता है कि ऑक्सिजन मीडोज़ भाई नटालिया के फादर की है या लोमोव की है, लोमोव की या नटालिया के फादर की है। सो इन दोनों के बीच में ये आर्गूमेंट चलने लगता है और आर्गूमेंट कंटिन्यू होता है नटालिया और लोमोव के बीच में। चिवकोव नटालिया की साइड चला जाता है, लोमोव बहुत ही ज़्यादा जो होता है आपका इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो आर्गुमेंट था लड़ाई के फॉर्मेट में बदल जाता है, लड़ाई होने लगती है। फिर लड़ाई होते नटालिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम गुस्से में होके, और फिर वो लोमोव के ऊपर चिल्लाने लगती है, लोमोव को रास्कल तक कह देती है कि यू आर अ रास्कल। चिवकोव उसको विलन कहता है, स्केयर क्रो कहता है, स्केयर क्रो का मतलब तुम समझ ही गए होगे, ठीक है, उसको मॉन्स्टर कहता है। और
और फिर जो होता है लोमो वहाँ से चला जाता है, कहता है हाँ मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा। फिर वो कहता है ये मॉन्स्टर यहाँ पे आया था तुमको प्रपोज करने के लिए, इसको करेज कैसे हुआ, इसको हिम्मत कैसे आ गई कि ये तुमको प्रपोज कर पाए। फिर नटालिया कहती है 1 मिनट, ये यहाँ पे क्यों आया था? अरे वो कहता है यहाँ पे ये तुम्हें प्रपोज करने आया था। फिर नटालिया अपने फादर के ऊपर सीधी हो जाती है, अरे वो प्रपोज करने आया था, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैंने ये लड़ती, ये मैं ये नहीं करती, वो नहीं करती। सो फिर नटालिया उल्टा ही करने लगती है, वो कहती है भाई आप इसको वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। फिर चुबकोव जाते हैं, जहाँ भाई बेटी की फरमाइश है तो जाना तो पड़ेगा। सो वे वापस जाता है लोमो, फिर उससे बातें होने लगती हैं, ठीक है। वो उसको सॉरी वॉरी कहती है और फिर से उस पर बातें होती रहती हैं। फिर उसके बाद में जो होता है नेक्स्ट फाइट उनके बीच में स्टार्ट होती है ओवर दी डॉग, कि किसका कुत्ता बेहतर है, ठीक है, किसका डॉग अच्छा है, किसका कुत्ता मतलब ज़्यादा बढ़िया ब्रांड का है, ठीक है। कुत्तों में ब्रांड होता है यार, नहीं मतलब कितना बढ़िया ब्रीड का है, ठीक है, बढ़िया मतलब ब्रीड का है। सो वो उन दोनों के बीच में स्क्वीज़र, और फिर नटालिया कहती है या उनका कुत्ता बढ़िया है, इनका कहता है ये मेरा कुत्ता बढ़िया है। फिर से वही हीटेड आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में जब ये हीटेड आर्गूमेंट स्टार्ट होता है, लोमोव को हार्ट पाल्पिटेशंस होते हैं, उसको एकदम भाई बहुत तेज़ दिल में दर्द होने लगता है और सांस लेने लगता है बहुत तेज़ तेज़, और एकदम गिर जाता है, आपका जो होता है ज़मीन पे गिर पड़ता है। फिर चुबकोव सोचता है कि भाई इसको क्या हो गया। नटालिया भी एकदम चौंक जाती है, और फिर नटालिया कहती है कि कहीं ये मर तो नहीं है। चुबकोव कहता है कि नहीं 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 मरा होगा, डॉक्टर को बुलाओ, पानी लेके आओ, ठीक है। फिर वो पानी लेके आता है, फिर उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी उन्हीं छिड़का जाता है, तो लोमोव भाई हमारे होश में आते हैं। लोमोव भाई जब होश में आते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर काफ़ी ज़्यादा वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर चुबकोव कहता है कि नहीं आप छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। वो उठा के जो होता है नटालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है, कहता है भाई हैप्पी मैरिज, आप लोगों की शादी पक्की, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। यहाँ पे हमने इसके साथ साथ आपका प्रोज का पूरा पार्ट ख़त्म कर लिया है। बढ़ते हैं ज़रा पोएम्स की तरफ। पोएम्स में हम लोग बात करने वाले हैं यार सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो की। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे एक स्पेशल सी छोटी सी पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस पोएम का मेनली ये मकसद है आपको कि एक लाइफ में आपका एक छोटा सा इवेंट भी आपकी पूरी लाइफ की चीज़ें बदल सकता है, आपका पूरा दिन बदल सकता है। जैसे यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट शुरू में बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक वो हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे होते हैं तो क्रो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फेंक देता है। वो डस्ट ऑफ स्नो से क्या होता है, वो डस्ट ऑफ स्नो से उनका मूड बदल जाता है। उनका मूड जब बदल जाता है तो वो अच्छा महसूस करने लगते हैं, और वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक स्मॉल इवेंट भी किसी की लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आ सकता है। या दैट्स ऑल अबाउट द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द फायर एंड आइस। बहुत ही फास्ट वे में चल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है। और जो बाब वन शॉट जिन्होंने नहीं देखा है भाई, इधर इधर इधर, कहाँ सर कहाँ, जिन लोगों ने बाब वन शॉट नहीं दे रखा है वो भाई यहाँ जाएं, यहाँ पे बाब वन शॉट है 3 घंटे का। यहाँ पे हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। सो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से करते हैं, मतलब आपको चीज़ें बस रिकॉल हो रही हों, मेरा ये यहाँ पे मकसद है, आपको चीज़ें याद आ रही हों। आप खुद भी 1-1.5 घंटा लगाते रिवीजन करने में, उससे अच्छा ये वीडियो ही देख लो, ठीक है। सो फायर एंड आइस के अंदर हमारा ये बताया गया है कि भाई इस दुनिया में आजकल इस दुनिया में बहुत हेटरेड फैल रहा है। इस दुनिया को ख़त्म होने के लिए ह्यूमन इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं इस दुनिया पे, और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। अगर ये चले जाएंगे तो ये दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पोएट ने ये रेफर करा है कि भाई जो फायर है, जो इमोशंस हैं, वो भी इस दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं, वो भी इस दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। और आइस हेटरेड है, एक दूसरे को इंसान जो हेट कर रहा है उससे भी इस दुनिया बर्बाद हो सकती है। सो दैट्स अबाउट द चैप्टर फायर एंड आइस। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बात लिख रखी हैं, ठीक है। टाइगर इन अ जू की बात करते हैं तो टाइगर इन अ जू भी एक अच्छा सा चैप्टर है। लेसी नॉरिस ने ये चैप्टर लिखा है, आई थिंक या लेसी नॉरिस इज द पोएट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेसी नॉरिस ने एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर लिखा है। लेसी नॉरिस ने यहाँ पे एक पोएम के जरिए मेंटल कंडीशन, एक टाइगर जो कि एक जू में है, जो कि एक केज में है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, उसको बताने की कोशिश करी है कि भाई ये टाइगर कैसा महसूस कर रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो कैसा करता। वो काफ़ी ज़्यादा रेज में है, वो रेज में है, मतलब वो गुस्से में है, वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहता है। और
वो पोएट इस पोएम के ज़रिए हमको ये बताना चाहती हैं कि एक जो एनिमल है उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट में ही होना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम और आपकी एक जो केज लाइफ है, एक फ्री लाइफ होती है, केज लाइफ होती है, उसके बीच में वो डिफरेंस हमको समझाने की कोशिश करती हैं। और वो ये समझाना चाहती हैं हमें इस पोएम के ज़रिए कि आपका जो फ्रीडम होती है, जो नेचुरल होता है इंस्टिंक्ट किसी भी एक लिविंग बीइंग का, वो ज़रूरी होता है, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ दी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अंदर ये जो पोएम है आपकी कैरनॉल वेल्स ने लिखी है, ये खूबसूरत सी पोएम। तो खूबसूरत सी पोएम के अंदर कैरनॉल वेल्स हमें ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे भी किसी वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब आपको कैसे किसी वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई करना है। कभी आपको टाइम मिले जाने का जंगल्स में, ईस्ट में, और वहाँ पे आपको एक लार्ज और ट्वाइनी ब्रीज दिख जाए और वो जब दहाड़े, वो जब आपकी तरफ रोर करे और आप मरने से लगें, तो आप समझ जाइए एक एशियन लायन है। सो ये एक पोएम आपके खुद की पढ़ने की है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं समझाने का है कि भाई यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अगर आपको एक ऐसा एनिमल दिखे जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश हो पाए और आप उसको जो होता है मतलब इस तरीके से उसको पहचान पाए कि भाई ये रोता है तो एक फेक टीयर्स निकालता है, तो समझ जाइए क्रोकोडाइल है, ठीक है। ये आपका पूरा पोएम इसी के बारे में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द बॉल पोएम। ज़रा इसकी बात करते हैं, बॉल पोएम की ज़रा बात करते हैं। बॉल पोएम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोएम है। यहाँ पे जो बॉल पोएम है जॉन बेरीमैन द्वारा, बॉल पोएम में एक बात बताई गई है। बॉल पोएम में हमें एक बात पता चलती है कि भाई लाइफ में ग्रीफ, लाइफ में दुख और सुख एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दुख आता है तो सुख भी आता है, सुख आता है तो दुख भी आता है। यहाँ पे हमें पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पोएट बॉल पोएम के ज़रिए एक लड़के का दुख बता रहा है जिसने अपनी बॉल को लूज़ कर दिया है, और जब वो लूज़ कर रहा है उसको ये पता चलता है कि भाई ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये जो पूरा एकदम मोह माया वाली दुनिया है, और इसमें आपको ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो रही है कि भाई जो जिनको आप लव करते हो, जिन चीज़ों को आप लव करते हो, जिन पर्सन्स को आप लव करते हो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, वो कभी भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। ये पोएम हमें ये दिखाती है कि आपको पूरी लाइफ में आपको वो चीज़ें भी करना पड़ सकती हैं जो आप नहीं चाहते हो करना, और इसलिए आपको ये लाइफ में एक रोलर कोस्टर की तरह भी हो सकती है। ये लाइफ ऊपर डाउन आउट डाउन्स अप डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन इस लाइफ के अप डाउन्स में आपको स्टैंड अप करना आना चाहिए, आपको लड़ना आना चाहिए, आपको अपने आप के लिए स्टैंड होना चाहना चाहिए। यहाँ पे ये बताता है कि आप पोएम के ज़रिए हमें पोएट ये बता रहा है कि लाइफ आपको कितना भी हर्ट कर दे, कितना भी आपको इनसाइडली लाइफ हर्ट कर दे, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में खड़ा होना होता है, आपको बाउंस बैक ज़रूर करना होता है। जब तक आप बाउंस बैक नहीं करोगे तब तक कि आप लाइफ में विनर नहीं बन पाओगे। सो यहाँ पे ये पोएम आपकी एक बॉय की जो वो अपनी बॉल को खो दिया है वो उसके गम में है, लेकिन उसको वहाँ के उसको साथ साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर इज द ट्रीज पोएम। इसकी ज़रा बात करते हैं। ये पोएम आपके एड्रेनलिन रिच ने लिखी है। एड्रेनलिन रिच यहाँ पे इस पोएम के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट को ड्रॉ करना चाहती हैं बिटवीन मैन एंड नेचर। हमने अपनी ग्रोथ के दौरान, हमारी मैन काइंड की ग्रोथ के दौरान हमने नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। इसके अंदर वो हमसे ये बात कहना चाहती हैं कि जो ट्रीज़ हैं, जो हमने फॉरेस्ट साफ़ कर दिए हैं, सब काट दिए हैं, और मैंने ये भूल गया है इंसान की भाई इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर क्या है हमारी लाइफ के अंदर। वो यहाँ पे ये मैसेज देना चाहती हैं कि भाई जो ट्रीज़ हमारे गार्डन्स में लगते हैं वो अब जो होता है हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो अब हमारे गार्डन को छोड़ के अपने जंगल में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान ने अपने स्वार्थ के नीचे सबको दबा दिया है, अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखा है, उसके लिए उसने नेचर के साथ भी खिलवाड़ करा है। और वो ये बताती हैं कि हम जो अपने घरों के अंदर आइडिया ऑफ नेचर लेके बैठे रहते हैं वो गलत है। रियल नेचर जो होता है बाहर है, और वो फॉरेस्ट में है जिन्हें हमने बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे स्पीकर जो हमारी नरेटर हैं वो हमें ये बताना चाहती हैं कि जो ट्रीज़ अब उनके घर में हैं वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो अब ब्रेक करना चाहते हैं वॉल्स को, और वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं जो कि अब एम्प्टी हो चुका है, ताकि जो चिड़िया हैं वो फिर से ट्रीज़ पे बैठ सकें, और जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे इंसेक्ट छुप सकें, और जो सन है वो अपनी रेज जो होता है उन शेडोज़ में छुपा सके, ट्रीज़ में शेडोज़ बन सकें। तो यहाँ पे ये पोएम हमें ये बताती है, हमें नरेटर द्वारा एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ मिलता है
बिटवीन मैन एंड नेचर। तो ये दैट्स ऑल अबाउट दी पोएम दी ट्रीज। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है। वो सब बहुत अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ करती हैं कि भाई ग्लास ब्रेक हो रहा है, ट्री अब वापस जा रहे हैं, विंड रश कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दी पोएम। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ दी फॉग। फॉग की ज़रा बात करते हैं, फॉग की ज़रा बात करते हैं। तो वही फॉग यानी धुंध। धुंध की अगर हम बात करें, सो धुंध के बारे में पोएट कार्ल सैंडबर्ग लिखते हैं इस पोएम के अंदर। वो इस धुंध को एक कैट की तरह मतलब क्लासिफाई करते हैं कि जो कैट है वो पूरे के पूरे सिटी के पास आती है, मतलब फॉग आता है, धुंध आता है, सुबह सुबह आता है, सिट करता है, रुकता है, पूरी सिटी को देखता है, पूरी सिटी को निहारता है और बहुत ही चुपके से आता है और फिर चला जाता है। और पोएम में सिर्फ एक ही स्टैंजा है और इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं कि फॉग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो काम होता है। जैसे एक बिल्ली बहुत शांत होती है, बहुत ही काम होती है, वो आती है, चली जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। ऐसी फॉग भी बहुत शांत होता है, आता है, पूरी सिटी को देखता है, हार्बर के ऊपर रुकता है, पूरी सिटी के ऊपर रुकता है, फिर चला जाता है। तो यहाँ पे इस पोएम के अंदर फॉग को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट नेक्स्ट पोएम है हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। चलिए ज़रा इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक कहानी आपकी डिपिक्ट की गई है, तो वो कहानी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक फ़नी पोएम है जो कि एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम बेलिंडा है। वो अपने पेट्स के साथ में रहती है। उसके पास में पेट में एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है और एक ड्रैगन है उसके घर में। तो जो सारे पेट्स हैं, वो सारे के सारे पेट्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, लेकिन जो ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रेव क्रिएचर है। और जो माउस है, किटन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हैं, लेकिन वो इतने ब्रेव हैं कि भाई उन्होंने लायंस को चेज़ करा है। और जो ड्रैगन है वो शुरू में वो मानते हैं कि वो बहुत ही बेकार है, वो बहुत ही बुद्धू है, वो बहुत ही मतलब उसे तो किसी हर चीज़ से डर लगता है, वो छोटी छोटी बातों पे डर जाता है, छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है और हमेशा सेफ्टी के लिए देखता रहता है। लेकिन एक बार की बात क्या होती है, एक बार बेलिंडा के घर में एक चोर घुस आता है और वो चोर के हाथ में पिस्टल होती है। वो चोर के हाथ में जब पिस्टल होती है तो सभी लोग उस पिस्टल को देख के छुपने लगते हैं। लेकिन भाई जो ड्रैगन होता है, वो ड्रैगन यहाँ पे ब्रेवरी दिखाता है और उस चोर को मार देता है, उस चोर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे ड्रैगन सबको सरप्राइज करता है जब जो होता है वो एक पायरेट को मार देता है और उससे फिर ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं और उसके ब्रेवरी के चर्चे होने लगते हैं। और जो बेलिंडा है, उसके बाकी बचे हुए लोग हैं, वो सब भागने लगते हैं हेल्प के लिए कि भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वो ड्रैगन उस पायरेट को मार के उनकी सेफ्टी करता है और यहाँ पे अपनी ब्रेवनेस को प्रूव कर देता है। ये पूरी स्टैंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर रखी है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, आपको अच्छी तरीके से रिकॉल भी हो गई होगी कि भाई ओवरऑल पोएम के अंदर क्या आपके कॉन्सेप्ट को बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ दी फॉर एनी ग्योरी। फॉर एनी ग्योरी इज़ अ गुड पोएम रिटन बाय दी विलियम बटलर। विलियम बटलर यहाँ पे इस पोएम के अंदर डिफरेंट परसेप्शन ऑफ लव के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे कि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोग जो होता है वो लव को अलग अलग चीज़ों से देखते हैं, मतलब ब्यूटी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे अगर एक लाइन कहना चाहूँ मैं तो ब्यूटीज लाई इन द आइज ऑफ द होल्डर। सो ये लाइन अगर आपको चैनल के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो गाइडलाइंस में भी मिलेगी लिखी हुई। सो ये लाइन बहुत ही अच्छी सी लाइन है कि भाई ब्यूटी देखने वाले की आंखों में होती है। मतलब आप कितनी भी खूबसूरत चीज़ हो, लेकिन अगर आपकी आंखों में उसको देखने के लिए ब्यूटी नहीं है, उसको देखने के लिए आपकी आंखों में वो खूबसूरता नहीं है, वो सुंदरता नहीं है, तो आप कितनी भी खूबसूरत चीज़ हो आप उसको खूबसूरत नहीं बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होता है एनी की बात करी गई है, तो एनी को जो होता है काफ़ी ज़्यादा लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको उसके आउटर लुक के लिए, उसको उसकी फिजिकल लुक के लिए लोग उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो आखिर में ये कहती है कि भाई मैं एक ऐसा इंसान चाहती हूँ जो मुझे मेरी इनर लुक के लिए देखे, मेरी जो मेरी कॉन्शियस है, मेरी इनर जो चीज़ें हैं, मेरा जो माइंड है, उसके लिए कोई मुझे जज करे, ना कि मेरे आउटर लुक्स के लिए। तो यहाँ पे लोग ये कहते हैं, यहाँ पे वो इंसान ये कहता है जिससे एनी बात कर रही होती कि ये तो सिर्फ गॉड कर सकता है, गॉड के अलावा कोई भी आपके इनर कॉन्शियस के लिए आपको प्यार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात बताई गई है इस पोएम के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम यानी ग्योरी। सो ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब कि जो गॉड है वही आपको आपके इनसाइड के लिए प्यार करता है और कोई नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दी चैप्टर एनी ग्योरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ द अमांडा।
अमांडा की ज़रा बात करते हैं। अमांडा का ये जो पोएम है यहाँ पे जो होता है एक मतलब एक स्मॉल चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग में उसकी परेशानियाँ होती हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक चाइल्ड के द्वारा जो स्ट्रगल्स फेस किए जाते हैं उसकी लाइफ के अंदर उसको बताया गया है। ये पोएम आपके रॉबिन कैलन ने लिखी है, खूबसूरत सी पोएम है। यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं, वो पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि वो पेरेंट्स जो होता है वो हमेशा चाइल्ड को उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी ना करे फ्रीडम से, मतलब चाइल्ड को हर चीज़ के लिए मना ना करा जाए। पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर चाइल्ड की एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं हो पा रही है, तो इसमें भी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और चाइल्ड को जो होता है वो एक ट्रैप, अगर वो चाइल्ड लग रहा है कि हाँ भाई वो चाइल्ड को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, ना ये मत करो वो मत करो ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो यहाँ पे चाइल्ड ट्रैप हो जाता है, उसको उतना ज़्यादा फ्रीडम फील नहीं होता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए रॉबिन कैलन ये कहना चाहते हैं कि भाई फ्रीडम देना चाहिए चाइल्ड को। और यहाँ पे अमांडा का वो एग्जांपल लेते हैं कि अमांडा ये सोचने लगती है कि वो एक रपेंजल होती जिसे फ्री होती, वो फ्रीडम को वो थोड़ा सा रेस्ट्रेन करती, लोगों की टोक नहीं होती, उसको रोक टोक नहीं होती कोई भी चीज़ें करने की, वो एकदम खुली ज़िंदगी जी रही होती। लेकिन यहाँ पे उसको रोक टोक किया जा रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हर्ट योर शोल्डर, स्टॉप लेट स्लाउचिंग, स्टॉप स्ट्रेट। लेकिन हाँ, कई मायनों में ये टोकना अच्छा भी होता है, लेकिन अगर ये ओवर एग्जेचुरेट कर जाता है तो फिर टोकना बुरा भी हो जाता है। या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर अमांडा। इसके अंदर ये सारी चीज़ें, देयर आर लिंग्विड एबिलिटी, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग बिस्प्लो। ये अमांडा सोच रही है कि भैया उसको इतनी ज़्यादा रोक टोक करी गई है, अब वो सोच रही है कि इससे तो अच्छा मैं एक मरमेड ही होती, इससे तो अच्छा मैं एक ऑर्फन ही होती, इससे तो अच्छा मैं जो होता है सिंड्रेला ही होती जो टावर में रह रही होती, और मैं कभी भी जो होता है प्रिंस के साथ में नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और हमारी फर्स्ट फ्लाइट होती है ख़त्म, बढ़ते हैं आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ज़रा इसकी बात करते हैं। ट्रम्प ऑफ सर्जरी के अंदर आपका एक बहुत ही अच्छा सा एक मतलब एपिसोड बता रखा है इसके अंदर, जिसमें एक वेटरनरी सर्जन होते हैं जेम्स हैरियट जो होता है एक अमीर ख़ानदान के कुत्ता जिसका नाम है ट्रिकी, डॉग, एक रिच फैमिली का जिसका नाम है ट्रिकी, जिसको ओवर ईटिंग की वजह से बीमारी हो गई है। मतलब वो इतना ज़्यादा उसका ओवर वेट हो गया है कि भाई वो अब चल फिर नहीं पा रहा है, वो अब अच्छी तरीके से घूम फिर भी नहीं पा रहा है। उसका वो कैसे इलाज करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आपका डिपिक्ट किया गया है। मिस्टर पंफ्री जो उसकी और ओनर है डॉग की, उन्होंने उसकी ये कंडीशन करने में पूरी की पूरी सहायता की है, उसको इतना ज़्यादा खिलाया है, बियर पिलाई है, ये करा है वो करा है, और वो डॉग का जो रिकवरी है वो इसके अंदर डिपिक्ट की गई है। ट्रिकी उस डॉग का नाम है जो कि काफ़ी ज़्यादा खाने को लव करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है। उसके बाद में उसको हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर डॉक्टर कैसे उसकी रिकवरी करते हैं ये इस चैप्टर के अंदर आपको ओवरऑल बताया गया है। सो ये आपकी सारे के सारे चैप्टर में यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर आपको ये नोट्स आफ्टर द लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, सो ये हाइलाइट्स आपको एक बार ज़रूर जाके देख लेनी है, ठीक है। ये हाइलाइट्स ही आपको 10, 12, 13 पॉइंट्स के अंदर पूरा चैप्टर समझा देंगी। फिलहाल मैंने इतने बताने से आपको चैप्टर रिकॉल तो हो गया होगा कि भैया क्या हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ दी थीफ स्टोरी की तरफ बात करते हैं। थीफ स्टोरी के अंदर भाई दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास में, एक हरी है, एक अनिल है। अनिल जो होता है एक काफ़ी मतलब काम मैन है, न्यूज़पेपर के लिए वो कुछ आर्टिकल्स लिखता है, कुछ पैसे कमाता है। हरी एक चोर है। सो वो चोर जब अनिल के पास में जाता है, हरी सिंह 15 साल जो होता है का लड़का है हरी सिंह, वो चोरी करता है अपना काम चलाने के लिए। जब वो अनिल से मिलता है जो कि 25 साल का राइटर है, 25 साल का राइटर है जो कि राइटिंग वोटिंग करता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको अपने बातों में फंसा लेता है। फिर अल्टीमेटली उसके घर पे जाता है, फिर उसके घर पे काम करने लगता है, कुछ चीज़ें भी उसको मिलती हैं, वो उसको थोड़ा बहुत पे भी करता है काम करने के लिए। अल्टीमेटली भाई चोरों का इंस्टिंक्ट है तो चोर तो रहेगा ही। काम करते करते एक दिन अनिल जो होता है कुछ पैसे लेके आता है अपने लिए, और फिर उसके बाद में जब वो पैसे लेके आता है तो अनिल जो हरी है उसका फिर से ईमान बिगड़ जाता है कि भाई अब तो जो होता है वो पैसे लेके आया है, सो पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए हैं। वो उसको पैसे वो अपने तकिए के अंदर रख के और सो जाता है। तो फिर उसके बाद में हरी पहुंचता है वहाँ पे, हरी अपने पैसे निकालता है, चल देता है। उसे पता है कि मैं यहाँ से भागूंगा, मैं यहाँ से स्टेशन जाऊंगा, स्टेशन से 10:30 की एक्सप्रेस है लखनऊ की, मैं वहाँ से लखनऊ निकल लूँगा। लेकिन उसको जो हरी ने जो उसके साथ में जैसा व्यवहार किया था, जैसा उसको रखा था, जैसे उसकी एजुकेशन करी थी, जैसा उसको पढ़ा रहा था, खाना खिला रहा था, और फिर ये सारी चीज़ें उसको याद में आती हैं कि हाँ भाई अनिल ने तो उसके साथ में बहुत अच्छा किया था, वो कैसे अनिल के साथ में इतना बुरा कर सकता है, कैसे वो अनिल को धोखा दे सकता है। तो अल्टीमेटली
अल्टीमेटली वो ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ता है, वापस आ जाता है, वापस आके पैसे वहीं रख देता है और अपने लेट के सो जाता है। और फिर उसके बाद में अनिल जो होता है उसको पता तो चलता है कुछ कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो नॉर्मली रिएक्ट करता है मॉर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कोई चोर मतलब पैदाइशी चोर नहीं होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसको चोर बना देता है। हमारा एनवायरनमेंट किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को शेप अप करता है, किसी भी पर्सन को चोर बना सकता है या साहूकार बना सकता है। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को जो चीज़ें शेप कर रही होती हैं वो एनवायरनमेंट ही होता है। किसी भी पर्सन के सक्सेस को जो चीज़ें शेप कर रही होती हैं वो एनवायरनमेंट ही होता है। मोटिवेशन ओवररेटेड होता है, एनवायरनमेंट आपका डिसाइड करता है कि आप कितने लाइफ में सक्सेसफुल होगे, कितने आप जो होता है लाइफ में डाउनफॉल पे जाओगे। सो दैट्स अबाउट दी चैप्टर दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज दी नेकलेस। नेकलेस में आपका बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है यार, नेकलेस। तो नेकलेस में क्या है भाई, नेकलेस में ये है कि एक मिडिल क्लास औरत की एक कहानी है जिसका नाम है मटिल्डा। मटिल्डा को काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सप्रेशंस होती हैं कि उसको वो चाहती है कि वो अच्छे ख़ानदान में रहे, अच्छे ख़ानदान में खाए पिए और खूब ऐश करे लाइफ में। लेकिन भाई उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है जो मिडिल क्लास का होता है, मैरिड जो होता है क्लर्क से हो जाता है जिसका नाम लॉजियल होता है। मटिल्डा काफ़ी ज़्यादा प्रिटी यंग लेडी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपनी जो गरीबी है उसकी। फिर एक दिन उनको इनविटेशन आता है कि भाई एक बॉल है और वहाँ पे उनको जो होता है जाना है, ठीक है। वो बॉल पार्टी में जाने के लिए वो सोचती है कि भाई मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे बॉल पार्टी को अटेंड कर पाऊंगी। तो इसलिए वो अपने जो दोस्त थी मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है, एक नेकलेस उधार लेती है और जितने पैसे उसके पति उसको देते हैं उससे वो एक अच्छी सी ड्रेस खरीदती है। लेकिन अब नेकलेस के लिए पैसे होते नहीं, इसलिए मैडम फॉरेस्टियर से जाकर नेकलेस उधार ले लेती है। जब उधार में ले देती है नेकलेस, फिर उसके बाद में वो बॉल पार्टी में जाके उस नेकलेस को गवा देती है। अब जो उस नेकलेस को गवा देती है तो फिर पता चलता है कि भैया वो नेकलेस तो है नहीं, अब वो वापस तो उसे देना ही देना है। तो उसके जो पति होते हैं वो उसे 18,000 फ्रांसेस दे देते हैं जो उनके फादर उनके लिए छोड़ के गए थे। वो कहते हैं कि भाई इससे जाओ नेकलेस ले आओ। लेकिन जब वो मार्केट में जाके पता करते हैं कि भाई नेकलेस का दाम क्या है तो उन्हें पता चलता है वो डायमंड नेकलेस का दाम 36,000 फ्रांसेस है। तो फिर लोन लेके वो जो होता है उसको नेकलेस को वापस करते हैं, नेकलेस को लौटाते हैं। फिर उसके बाद में वो लोन को चुकाने के लिए वो अपना घर बेच देते हैं। वो एक जो होता है काम करने वाली बन जाती है और उसकी जो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल थी वो एकदम के एकदम ही ख़त्म हो जाती है। वो सारे के सारा गुड लुकिंग फेस जो उसका था वो सब गुड लुकिंग फेस ही उसका लॉस हो जाता है। फिर बाद में उसको ये पता चलता है, मैडम फॉरेस्टर उसको एक बार मिलती हैं, वो उसको पहचान नहीं पाती हैं और फिर उसको मैडम फॉरेस्टियर जब वो कहती है कि हाँ अच्छा मेरा लोन तो चूक ही चुका है तो मैं मैडम फॉरेस्टियर को बता ही देती हूँ। तो जब वो मैडम फॉरेस्टियर को बताती है तो मैडम फॉरेस्टियर कहती है वो तो नकली नेकलेस था, आप मेरे को एक बार ट्रुथ तो बताते। तो वो जो नकली नेकलेस था वो 500 फ्रांसेस का ही था सिर्फ, और आपने उसके लिए 36,000 फ्रांसेस ही चुकाए हैं। सो ये था ऑल चैप्टर। सो यहाँ पे मतलब बताया जाता है कि भाई ट्रुथ की पावर क्या है। अगर आप ट्रुथ बता देते हैं तो वो चीज़ें छुपने से और कुछ होने से और कुछ बड़ा होने से बच जाता है। सो यहाँ पे एक तो जो होता है आपका अनफेथफुल डिज़ायर्स के बारे में बात करी गई है, दूसरा ट्रुथ के बारे में बात करी गई। दैट्स ऑल फॉर दी चैप्टर दी नेकलेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, सो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की बात करते हैं यार। सो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में आपका एक रिचर्ड एब्राइट जो कि एक साइंटिस्ट है उनके बारे में बात करी गई है। वो साइंटिस्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिचर्ड एब्राइट के बारे में बात करी गई, तो जिनको काफ़ी ज़्यादा हैबिट है बटरफ्लाई कलेक्ट करने की और बहुत कुछ करने की। वो एक मतलब काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं आपने बचपन से ही। उनकी माँ ने उनको बड़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। उनको जो होता है टेलीस्कोप्स ला के दिए हैं, उनको चीज़ें ला के दी हैं जिससे कि वो आपकी जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको वो मरने ना दें। बस होता क्या है कि बचपन में हर कोई क्यूरियोस होता है, हर कोई चीज़ों को जानना चाहता है। बच्चा एक दिन में करीबन 300 प्लस क्वेश्चंस पूछता है। तो क्यूरियोसिटी की आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको वो चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन अगर आपके घर वाले वो चीज़ें ना करवाते होते हैं कि भाई आपकी क्यूरियोसिटी ही नहीं वो डेवलप करवा पाते हैं, सो फिर वो चीज़ें मरने लगती हैं, वो क्यूरियोसिटी जाने लगती है। सो इसके बारे में पूरी की बात करी गई है कि वो कलेक्टर थे, चाइल्डहुड से ही वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और उन्होंने फिर एक जो होता है मोनार्क एग्स जो बटरफ्लाइज होती हैं उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बाद में उसकी रिसर्च करके डिस्कस करी कि भाई वो किस किस चीज़ों से उनकी आपका मोनार्क बटरफ्लाइज का एक हार्मोन उन्होंने फाइंड आउट करा। वो हार्मोन फिर उन्होंने साइंस फेयर में कंडक्ट करा। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। इसके अंदर
आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं, सो आप एक बार इसको यहाँ से चैप्टर हाईलाइट से देख सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट। बहुत फेमस सा चैप्टर है। तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि ग्रिफिन की बात हो रही है, मिसेस हॉल्स की बात हो रही है। सो ग्रिफिन एक मैड साइंटिस्ट होता है जो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। अब उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड होता है कि भाई उसको कोई ढूंढ ना ले, और फिर वो जब इनविजिबल होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्राइम्स भी करता है। और जब वो लंदन में होता है बहुत ज़्यादा क्राइम करता है, लोगों को परेशान करता है। फिर उसके बाद में भाग जाता है एक रिमोट विलेज में, जहाँ पे वो जाता है। फिर वो एक रिजॉर्ट में लेके रहने लगता है, और फिर उसके बाद में अपनी इनविजिबिलिटी का एडवांटेज लेके वो बहुत ज़्यादा क्राइम्स करता फिरता है। ग्रिफिन बहुत ज़्यादा एक लॉलेस पर्सन है। फिर उसके बाद में जब वो थिएटिकल कंपनी में जाता है, फिर एपिंग विलेज में पहुंचता है। एपिंग विलेज में मिसेस हॉल के पास में जाके वो रहने लगता है। मिसेस हॉल जो होता है, जब एक बार उनके रूम में एंटर करती हैं, वहाँ पे उनको बैंडेजेस क्लॉथ मिलते हैं, और वो उनके हस्बैंड रूम में आते हैं, और फिर वो ग्रिफिन उनके ऊपर भी अटैक कर देता है, मिसेस हॉल के ऊपर भी अटैक करता है। फिर उसके बाद में एपिंग विलेज से भी भाग जाता है। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ग्रिफिन के बारे में सारी डिस्कशन हो रहा है। ग्रिफिन के अलॉन्ग ही स्टोरीज आपकी घूमती हैं। वो 2 क्राइम करता है, एक क्लर्जीमैन क्या क्राइम करता है, एक मिसेस हॉल क्या पूरा का पूरा उनको बुरी तरीके से मारता है। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, या पूरी एक बढ़िया सी स्टोरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फुटप्रिंट विदाउट फीट। पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर क्या है? मिडनाइट विजिटर एक जो होता है जासूस के ऊपर पूरी की पूरी कहानी है, सीक्रेट एजेंट के ऊपर पूरी कहानी है, जो कि मतलब सीक्रेट एजेंट जैसा लगता नहीं है। मतलब ऑजिबल की यहाँ पे बात करी गई है। ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, काफ़ी ज़्यादा मोटा ताज़ा सीक्रेट एजेंट है। मतलब लगता नहीं है कि भाई ये किसी भी एंगल से सीक्रेट एजेंट हो सकता है। यहाँ पे वो अपनी चतुराई के बलबूते पे मैक्स जो कि एक और सीक्रेट एजेंट है, उसको एक सीक्रेट फाइल बचा लेता है। उसके पास में एक सीक्रेट फाइल आने वाली होती है, लेकिन मैक्स तभी वहाँ पे आ जाता है, जो कि दूसरे देश का एक मतलब कह सकते हो दुश्मन देश का एक जासूस था। वो उसको धमकाने लगता है, लेकिन ऑजिबल अपनी समझदारी का सहारा देते हुए, अपनी समझदारी के बलबूते पे पूरा का पूरा गेम पलट देता है। वो मैक्स को पूरा का पूरा मतलब अपने बातों में उलझा के कह देता है कि भाई विंडो के बाहर एक और बालकनी है, और वो पुलिस का बहाना लेता है कि मैंने तो पुलिस को कॉल कर दिया था, पुलिस आती होगी, पुलिस आती है। वो मैक्स को कहता है कि तुम जब तक उधर छुप जाओ और मैं पुलिस को थोड़ा सा संभालता हूँ। तो मैक्स कहता है हाँ मैं उधर छुप जाता हूँ, लेकिन उधर असल में विंडो के बाहर कोई बालकनी होती ही नहीं है। तो जैसे ही मैक्स विंडो के बाहर जाता है, वो नीचे गिर जाता है, अल्टीमेटली मर जाता है। यहाँ पे एक फॉलर की भी बात करी गई है, जो कि एक रोमांटिक राइटर है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में वो सोचता है कि मैं कुछ लिख पाऊंगा एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, जो कि पॉसिबल है, लेकिन जब वो उसे मिलता है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं है भाई ये सीक्रेट एजेंट है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दी चैप्टर आपका एक मिडनाइट विजिटर। पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ दी भोली। ओके, हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस से भटक चुके हैं, कोई बात नहीं। भोली के बारे में बात करी जाए, के ए अब्बास ने ये चैप्टर लिखा है। सो या गुड चैप्टर बाय के ए अब्बास, वेरी प्रोमिनेंट राइटर एंड वेरी मैग्निफिसेंट चैप्टर। इसके अंदर हमने ये बात करी गई है कि भोली जो कि एक गर्ल है, जो जिसका रियल नेम सुलेखा है, सुलेखा को कैसे एक एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर देती है, जो वो अपने बारे में कुछ बोल नहीं पाती है। सुलेखा भोली की बात करी जाए तो वो रामलाल की डॉटर है। सो रामलाल की जब वो डॉटर है, उसकी स्कूल एजुकेशन, वो जब बचपन में थी काफ़ी बार उसको चोट भी लग गई थी, चिकन पॉक्स भी हो गया था, तो उसकी वजह से उसके पूरे जिस्म पे पॉक मार्क्स भी थे। बचपन में गिर गई थी तो वो अच्छी तरीके से बोल नहीं पाती थी, स्टैमक करती थी। अब एक बार क्या होता है कि भाई विलेज के तहसीलदार आते हैं, वो नंबरदार रामलाल से कहते हैं कि भाई विलेज में नया स्कूल खुला है, तुम अपनी बेटी को भेजो, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेटअप हो पाए कि दूसरे लोगों के लिए कि वो भी अपनी बेटियों को पहुँचे। भोली को पहली बार तैयार किया जाता है, पहली बार उसको नहलाया धुलाया जाता है, अच्छी तरीके से तैयार होती है स्कूल जाने के लिए। पहली बार स्कूल जाती है, क्लास में जाके बैठती है, उसको अपनी वो अपने क्लास में जो बच्चों के क्लास में पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं उनको देखने लगती है। वो जब उन पेंटिंग्स को देखती है, फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जब टीचर उससे उसका नाम पूछती है, रोने लगती है, सो अपना नाम नहीं बता पाती है। फिर जब बाद में जो होता है, जब स्कूल में सारे बच्चे चले जाते हैं, वो रोते रोते साइड में ही बैठी रहती, तो टीचर उसको अपने पास बुलाते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं। फिर भोली की शादी की बात होती है, विशांबर नाथ से उसकी शादी कराने वाले होते हैं, लेकिन विशांबर नाथ को जब पता चलता है कि भोली के चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं, तो वो 5000 की डॉरी मांगने लगता है। और जब भोली को ये बात पता चलती है, पहली बार भोली अपने लिए स्टैंड लेती है, विशांबर नाथ का जो प्रपोजल है उसे ठुकरा देती है, बारात वापस चली जाती है। और जब
बारात वापस चली जाती है और भोली फिर कहती है कि मैं अपने माँ बाप का ही ख्याल रखूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैं पढ़ के निकली हूँ। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर है भोली का। तो यहाँ पे एजुकेशन ने कैसे करके एक ऐसी गर्ल को जो अपने बारे में बोल नहीं पाती थी, स्टामक करती थी, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये पूरी की पूरी बात यहाँ पे की गई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक चोर की बात करी गई है। चोर जिसका नाम हॉरेस है, जिसे हे फीवर है, वो काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड है यार, उसको मतलब नई नई चीज़ें पढ़ने का बहुत शौक़ रहता है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि वो बुकें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है। बुकें, नई नई बुकें जो भी मार्केट में आती हैं, उसको वो पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। सो वो बुकें पढ़ने के लिए भाई, बुकें पढ़ने के लिए बुकें ख़रीदना पड़ेगा। ख़रीदने के लिए भाई पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से इकट्ठा करे? पैसे चोरी से इकट्ठा करता है। फिर वो एक बार देखता है उसके पास में एक घर होता है कि भाई वहाँ के लोग गए हुए हैं, और वहाँ के लोग जब गए हुए हैं तो वो कहता है कि भाई चलो यहाँ से चोरी कर लेते हैं। वहाँ जब वो चोरी करने जाता है तो वहाँ से वो पूरी प्लानिंग करता है कि हाँ भाई मैं चोरी ऐसे करूँगा, ऐसे घुसूँगा, यहाँ पे ये करूँगा, वहाँ पे डॉग को ऐसा करूँगा। वो सब कुछ रिसर्च करके डॉग का नाम निकाल लेता है कि भाई डॉग का क्या नाम है। लेकिन उसे एलर्जी होती है फ्लावर से और इसे हम लोग हे फीवर कहते हैं। जब भी वो फ्लावर्स के कांटेक्ट में आता है वो स्नीज करने लगता है, ठीक है। और जब वो उस घर में घुसता है तो उस घर में फ्लावर्स रखे होते हैं। जब वो फ्लावर्स के कांटेक्ट में आता है तो वो छींकने लगता है। और फिर तभी सामने से एक यंग लेडी आती है। यंग लेडी कहती है कि मैं इस घर के ओनर की वाइफ हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भूल गई थी अपनी सेफ में, अब मुझे उसकी चाबी नहीं मिल रही है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को यहाँ पे भेजा था कुछ इंपॉर्टेंट कागजात लेने के लिए। वो कहता है, लेडी कहती है कि भाई मैं तो तुम्हें पुलिस के पास भेज दूँगी। वो कहता है नहीं पुलिस को कॉल मत करना। तो लेडी कहती है अच्छा तो तुम मेरे लिए सेफ़ खोल दो। तो वो कहता है ठीक है मैं आपके लिए सेफ़ खोल देता हूँ। वो पहले तो पूरे ग्लव्स पहन के जाता है, लेकिन लेडी की बातों में आके वो ग्लव्स उतार के सेफ़ खोल देता है और चला आता है। 2-3 दिन बाद पुलिस आके उसे पकड़ती है। जब वो पूछता है तो पुलिस कहती है कि भाई तुमने चोरी करी है। और वो कहता है नहीं, मेरे को तो इस घर की मालकिन ने ही कहा था कि ये आप चाबी से ये खोल दो, और मैं जो होता है यहाँ पे उनके कहने पे। जब वो उन्हें पता चलता है कि भाई इस घर के ओनर की वाइफ तो एक बढ़िया है, एक काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड लेडी है, उससे तो पता चलता है कि भाई नहीं वो तो न्यू काफ़ी ज़्यादा यंग लेडी थी। तो उसे पता चलता है अरे भाई वो खुद भी चोर थी, जो लेडी ने उसे फंसाया, जो लेडी ने उसका पूरा का पूरा सहारा लिया, वो खुद भी एक चोर थी। वो लेडी भी एक चोर थी और उसने उसे उसी की चाल में फंसा दिया। सो या दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये चैप्टर आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका एक बुक के बारे में डिस्कशन किया गया है जिसको पूरी की पूरी अर्थ, जिस बुक ने पूरी अर्थ को बताया। यहाँ पे हमारी मार्शियन सिविलाइजेशन की डिस्कशन हुआ है। मार्शियन सिविलाइजेशन वाले जो हमारे पीकेएम वाले बच्चे पढ़ रही हैं वो समझ गए होंगे कि मार्शियन सिविलाइजेशन किन बच्चों को कहा जाता है, तो समझ जाइए। और ये छोटा सा चैप्टर है, बस इसके ये हाईलाइट्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। या So that's all about the English Bab One Shot Book That Saved the Earth। ये हमने आपको होमवर्क में दिया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक लंबा सा प्ले है। तो इसमें अगर मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता तो उतना ज्यादा ये वर्थ इट नहीं रहता। तो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी सभी लोग इसको एक लाइक जरूर करिएगा, और जो भी लोग नए आ रहे हैं पढ़ाई मजा चैनल के ऊपर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि भी रोज शाम 7:30 बजे हो रहे हैं आपके मेटी क्विजेस। या सो भाई आज शाम भी इसका मेटी क्विज होने वाला है। सो मिलते हैं आपसे ऑन दी लाइव स्ट्रीम। एंड टिल देन भाई गुड बाय। इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, एम करते हैं 1000 लाइक्स का, देखते हैं भाई कितनी जल्दी आप लोग इसको पहुंचा पाते हैं। तो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।